नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे डीसी जनरेटर की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि डीसी जनरेटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और उसके अलावा डीसी जनरेटर के कुछ भाग पढ़े थे, जिसके अंदर हमने बॉडी को पढ़ लिया था और डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स को भी हमने पढ़ लिया था। सेकेंड क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर का जो हमारा तीसरा जो मुख्य भाग था आर्मेचर, और उसके अंदर लैप और वेव वाइंडिंग क्यों की जाती है और कैसे कैसे की जाती है, उसके बारे में हमने सेकेंड क्लास के अंदर सीख लिया था। डीसी जनरेटर की जो हमारी थर्ड क्लास थी, उसके अंदर हमने डीसी जनरेटर के जितने भी भाग रह चुके थे, कम्यूटेटर हो गया, कार्बन ब्रश हो गई, रोकर प्लेट्स, एंड प्लेट्स, बेयरिंग्स, बोर्ड बेड प्लेट्स, इन सब के बारे में हमने सीख लिया था। जैसा कि साथियों मैंने आपको कहा था कि हम डीसी जनरेटर की एक ऐसी क्लास भी लगाएंगे जिसके अंदर मैं आपको जो डीसी जनरेटर के जो सारे भाग हमने पढ़े हैं वो सारे भाग आप विजुअल देख पाओ, ताकि आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि आर्मेचर जो हमने पढ़ा वो किस तरह का हमने देखा था थ्योरेटिकल रूप में और किस तरह से वो देखने में हमें दिखाई देता है, कंप्यूटर कैसे दिखाई देता है और कैसे वो काम करता है, ये सारा कुछ हम अब इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो साथियों, ये आपके सामने एक डीसी की छोटी मोटर है जो कि शंट मोटर है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही बता दिया था कि चाहे डीसी जनरेटर है चाहे डीसी मोटर है, दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट, संरचना है, वो एक जैसी सेम है, एकदम सेम है। जो भाग डीसी जनरेटर में लगे हैं वही के वही भाग डीसी मोटर में लगे हैं, कोई भी अंतर नहीं होता। एक छोटा सा अंतर होता है कि जो डीसी जनरेटर है उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी खुली बनाई जाती है, उसके अंदर डक्ट्स थोड़े ज्यादा बनाए जाते हैं ताकि वो ठंडी रहे, क्योंकि डीसी जनरेटर ज्यादा गर्म होता है, डीसी मोटर थोड़ी कम गर्म होती है। तो आपके सामने ये एक डीसी शंट मोटर पड़ी है, इसको अपन आज खोलकर इसके जो जो अपने भाग जो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड क्लास में जो पढ़े हैं वो सारे भाग अपने आज इस क्लास के अंदर प्रैक्टिकल रूप से देखने जा रहे हैं। इसलिए मैंने इस क्लास का नाम दिया है कि डीसी जनरेटर के सभी भाग को प्रैक्टिकल रूप से समझना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने। ये डीसी जनरेटर की जब आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डीसी जनरेटर की बॉडी। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर बताया था, याद कीजिए बॉडी के बारे में हमने क्या क्या सीखा था कि डीसी जनरेटर में जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है, और उसी पदार्थ की ही क्यों बनाई, हमने इसको लकड़ी का क्यों नहीं बनाया, या प्लास्टिक का क्यों नहीं बनाया, या रबड़ का क्यों नहीं बनाया, या किसी अन्य पदार्थ का हमने इस बॉडी को क्यों नहीं बनाया। उसका कारण था कि जितने भी पदार्थ के मैंने नाम लिए हैं अभी अभी, उनके अंदर रिलेक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अर्थात परमेबिलिटी का मान बहुत कम होता है। और जब परमेबिलिटी ही नहीं है तो जो एन पोल से यानी एन पोल से एस पोल की तरफ जो मैग्नेट जाने वाला है, उसको ये अगर बॉडी अपने ऐसे पदार्थ की बना दें जो रिलेक्टेंस दे दे, यानी एन से एस पोल की तरफ मैग्नेट को जाने ही ना दे, तो हमारा जो बीच में जो आर्मेचर हमने यूज किया है वो आर्मेचर फिर किस मैग्नेट को काटेगा और अपने अंदर वोल्टेज कैसे पैदा करेगा। इसलिए अपने बॉडी उस पदार्थ की बनाएंगे जिसके अंदर रिलेक्टेंस का मान कम हो और परमेबिलिटी ज्यादा हो, यानी कि कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। ये छोटी मशीन है इसलिए इसको कास्ट आयरन से बनाया गया है, अगर कोई बड़ी मशीन होती तो इसको कास्ट स्टील से बनाया जाता। साथियों, सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे हो, ये इसकी आपने बॉडी देख ली, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको उठाने के लिए, क्योंकि मशीन्स काफी भारी होती हैं, उसको उठाने के लिए ये आई बोल्ट लगा है, जिसको अपने अगर कोई ज्यादा बड़ी मशीन है जिसको उठा नहीं सकते, 2 या 3 या 4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते, उसको उठाने के लिए छोटी कोई क्रेन या छोटी कोई ऐसे कोई युक्ति है, तो उसको उठाने के लिए यहाँ फिर ये जो आई बोल्ट है इसके द्वारा उठाया जाता है। तो आई बोल्ट का काम क्या है कि
अपने मोटर को एक स्थान से, या जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए, उसको उठाने के लिए आई बोल्ट का यूज होता है। इसके दोनों साइड ये जो आप देख रहे हो जिनके अंदर ये छेद हैं, डक्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, एंड कवर बोलते हैं साथियों इनको। इनका काम क्या है, आप देख रहे हो डीसी जनरेटर के अंदर कुछ भाग छोड़ा गया है बनावट के अंदर, इसकी बॉडी में बनावट के अंदर कुछ भाग खाली छोड़ा गया है, और ये जो डक्ट्स हैं इनके द्वारा इसके अंदर क्या जाती रहती है, एयर जाती रहती है, हवा जाती रहती है, जिससे ये डीसी जनरेटर टाइम टू टाइम क्या होता रहेगा, धीरे धीरे ठंडा भी होता रहेगा। क्योंकि डीसी जनरेटर के अंदर हीट बहुत पैदा होती है, वाइंडिंग्स के अंदर हीट पैदा होती है, आर्मेचर में पैदा होती है, कम्यूटेटर में होती है, कार्बन ब्रश में होती है। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए दोनों साइड क्या लगाए जाते हैं, एंड कवर या एंड प्लेट इनको बोला जाता है, ये लगाए जाते हैं। ये भी कास्ट आयरन के ही बने हैं, सेम इसी धातु के बने हैं। जो कम्यूटेटर वाली साइड होगा उसको हम रियर कवर बोल देते हैं, रियर एंड कवर, और जो कम्यूटेटर के साइड वाला होगा उसको फ्रंट एंड कवर बोलते हैं, जो कम्यूटेटर के बैक साइड में होता है उसको हम रियर एंड कवर बोल देते हैं। अभी देख लेंगे इन दोनों में से कौन सा रियर है और कौन सा फ्रंट है। ये जो आप देख पा रहे हो साथियों, ये जो पार्ट है, ये डीसी जो जनरेटर है हमारा, उसकी ये शाफ्ट है। जैसा कि मैंने कहा था शाफ्ट नरम लोहे की या माइल्ड स्टील की हम बना सकते हैं। तो ये जो शाफ्ट है इसका क्या काम हुआ, इसका काम ये है कि ये आप देख पा रहे हो कि इसके साथ में एक पत्ती सी लगी है, इसको हम कोई मोटर के द्वारा कपलिंग कर सकते हैं। मोटर के अंदर भी जो ये ऐसा एक शाफ्ट निकली होगी और वहां ऐसा एक होल होगा, उस होल के अंदर ये चीज फंस जाती है, और जिस प्रकार मोटर घूमेगी उस गति पर ये इसकी शाफ्ट भी घूमने लग जाएगी और हमारा आर्मेचर भी घूमने लग जाएगा। अब इस शाफ्ट से जुड़ा है हमारा आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों जुड़े हैं। तो ठीक है साथियों, आपको बाहर की बनावट थोड़ी समझने में आ गई होगी। और ये जो इसका ये टर्मिनल बॉक्स है, यहां से हम आउटपुट में पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं। अब आप समझो साथियों कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डीसी जनरेटर में आउटपुट में हमें दो सिरे प्राप्त होंगे, एक पॉजिटिव का होगा और एक आउटपुट में हमें नेगेटिव का मिलेगा। तो इसमें कितने प्राप्त हो रहे हैं आप देख रहे हो, इसके अंदर हमें आउटपुट में 4 सिरे प्राप्त हो रहे हैं। तो 4 प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 2 तो हमें आर्मेचर के सिरे मिल रहे हैं और 2 इसके अंदर हमें मिल रहे हैं आउटपुट के अंदर 2 फील्ड के सिरे मिल रहे हैं। फील्ड के सिरों का क्या काम करना है हमें, आप बताइए। जो मान लीजिए ये जो लाल वाले जो इसके जो सिरे हैं 2, वो मान लीजिए एक बार फील्ड के, अभी पता भी चल जाएगा हमें भी फील्ड के कौन से, हम इसको मल्टीमीटर से भी जांच कर सकते हैं। परंतु मान लीजिए लाल वाले जो है ये दोनों फील्ड के सिरे, फील्ड के सिरों को हमें क्या करना है, इनको हमें डीसी सप्लाई देनी है। फील्ड के सिरों को, दोनों जो सिरे हैं दोनों को डीसी सप्लाई देनी है। दोनों को डीसी सप्लाई दे दोगे तो फील्ड के अंदर सप्लाई चली गई, यानी पोल में सप्लाई चली गई, पोल ने चुंबक बढ़ाया और जो 2 बच गए आर्मेचर के सिरे, वहां से अपने आउटपुट में डीसी सप्लाई ले लेंगे। अब आप सोचो कहीं कि हम डीसी सप्लाई दे भी रहे हैं, डीसी सप्लाई ले भी रहे हैं, ऐसा कैसे है। तो साथियों हम जो डीसी सप्लाई देते हैं वो बहुत कम देते हैं। वो हम जो आर्मेचर ने जो बनाकर दी है हमें आउटपुट में, वही डीसी सप्लाई हम इन पोलों को दे सकते हैं। अलग से डीसी सप्लाई की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो डीसी सप्लाई आर्मेचर ने जो बनाकर दे दी है, मतलब जो कम्यूटेटर ने जो बनाकर दे दी है, कार्बन के ब्रश के जरिए हम बाहर ले आए हैं, वही डीसी सप्लाई हम इसके अंदर फील्ड पोल में दे सकते हैं। और उसके हिसाब से 3 प्रकार के जनरेटर हम यूज में लेते हैं, सीरीज या शंट या कंपाउंड जनरेटर यूज में लेते हैं। बाकी ये तो मोटर है, तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 4 सिरे हैं। इनको अपने बाद में आप सीखते हो, पढ़ा भी होगा कि मोटर के लिए हम स्टार्टर यूज में लेते हैं। अगर ये प्रॉपर जनरेटर होता तो आउटपुट में हमें 2 सिरे बाहर मिल ही जाते और अंदर से ही कनेक्शन किया जाता कि मतलब कार्बन ब्रश की जो मैंने पिगटेल बताई आपको, वो पिगटेल 2 होती। एक पिगटेल से तो हम बाहर लोड के लिए सप्लाई आ जाती और एक पिगटेल से सप्लाई कहां जाती, पोल के अंदर जाती, दूसरे ब्रश से भी पोल के अंदर जाती।
लेकिन ये मोटर है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जनरेटर की तरह है। तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा, तो वो बिल्कुल जनरेटर ही है, मानिए आप इसको एकदम। ठीक है साथियों, तो अब अपने इसको खोलकर देखते हैं और पता लगाते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स निकलते हैं और कौन से पार्ट का क्या काम होता है, दोबारा देखते हैं साथियों। अब हमने डीसी जनरेटर को खोल लिया है। खोलने के बाद जो हमें इसका जो रोटेटिंग पार्ट, जो कि मैंने आपको कहा था जो घूमने वाला जो भाग होता है, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब आप देख पा रहे हो और आपको पूरे ध्यान से दिख रहा होगा कि ये जो भाग है, ये जो भाग है जिसके अंदर हमने, ये देखो आप देखोगे ध्यान से तो वाइंडिंग की हुई है। तो ये जो भाग है, ये जो भाग हमारा जो सिलेंड्रिकल रूप का है, बेलनाकार आकृति का है, ये हमारा है आर्मेचर। साथियों दोबारा सुनिए, ये देखो आर्मेचर है, इसके अंदर देखो ये स्लॉट कटे हुए हैं। अगर आप इनमें देखोगे यहां से, तो जहां से वाइंडिंग अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ये सारे के सारे स्लॉट कटे हुए हैं आर्मेचर के अंदर, और इन स्लॉट्स के अंदर ये वाइंडिंग की हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर जो होता है डीसी जनरेटर या डीसी मोटर का, वो बिल्कुल पतली पतली पत्तियों से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, लेमिनेशंस होता है। तो ये देखोगे आप तो बहुत बारीक 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 पतली पत्तियां हैं, जिनका साइज भी मैंने आपको बता दिया था। 0.35 mm से लगभग 0.5 mm के आसपास इनकी मोटाई होती है, और इनके अंदर लगभग 4% से 5% के आसपास सिलिकॉन मिलाया जाता है। अब हमने इस आर्मेचर के अंदर, स्टील के अंदर सिलिकॉन क्यों मिलाया और इसको बारीक बारीक पत्तियों का रूप क्यों दिया है, इसका भी एक कारण है जो कि मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। सिलिकॉन मिलाने का कारण तो मैं आपको पीछे वाले लेसन के अंदर, चुंबक वाले लेसन के क्लास नंबर शायद 4 थी, हिस्टैरिसीस वक्र में ही बता चुका हूं कि हम कोई पदार्थ में अगर आयरन के पदार्थ के अंदर अगर सिलिकॉन मिला दे तो क्या बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो ये आयरन है, लोहा है, इसके अंदर हमने लगभग 4% के आसपास सिलिकॉन मिलाया है, और आप देखोगे तो बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली पत्तियों से ये बना हुआ है। ये हमारा साथियों है आर्मेचर। तो आर्मेचर दिख गया होगा, यहां ये आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग्स है, जो कि या तो लैप होगी या वेव होगी। अब आप देखोगे तो आर्मेचर की वाइंडिंग के जो सिरे हैं, यहां से ये इसके ऊपर धागा लपेट कर ये सारे के सारे सिरे, आर्मेचर के सारे सिरे, यहां एक पार्ट है जो कि शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखो आप साथियों, ये एक भाग है, इस पर आकर सोल्डर हुए हैं। आर्मेचर के सारे सिरे यहां आकर सोल्डर हुए हैं, जो कि कम्यूटेटर की पत्ती से और आर्मेचर की वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, यहां सोल्डरिंग हुए हैं। इस भाग को हम बोलते हैं राइजर। राइजर क्या होता है, जहां आर्मेचर की वाइंडिंग के सिरे प्लस में कम्यूटेटर की पत्तियां आपस में जहां सोल्डर होती है, देखो सोल्डरिंग आपको दिख रही होगी, प्रॉपर सोल्डरिंग की हुई है इसके ऊपर, ये हमारा राइजर है। और ये जो साथियों जो भाग है, ये जो भाग है आपको दिख रहा होगा साथियों, ये जो भाग है हमारा, ये है हमारा कम्यूटेटर, जो कि एसी को क्या बना देने वाला है, डीसी बना देगा। और आप देखोगे कि कम्यूटेटर के अंदर बिल्कुल पतली 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 पत्तियां हैं, और उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, अबरक। हर पत्ती के बीच में आप देखोगे गैप दिखाई देगा, ये पत्तियां आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, कॉपर की बनी है, हार्ड्रोन कॉपर है, और प्रत्येक पत्ती के बीच में अबरक का इंसुलेटर भरा हुआ है। कारण मैं आपको बता चुका हूं थ्योरेटिकल रूप से, आप आज विजुअल देखिए भी इसको, कम्यूटेटर को कैसे बना होता है, कैसे दिखावट होती है। तो आर्मेचर हमारा जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना है, और कम्यूटेटर हमारा हार्ड्रोन कॉपर से बना है। दोनों के सिरे यहाँ राइजर पर आकर सोल्डर हो रहे हैं, और इस प्रकार से ये हमारा पूरा एक पार्ट है। ये जो साथियों है, ये कूलिंग फैन है। जिस प्रकार से जनरेटर का ये आर्मेचर घूमेगा, उसके साथ साथ ये उसके एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये भी घूमेगा, तो ये मशीन को ठंडा करता रहता है, आर्मेचर की वाइंडिंग्स को ठंडा करता रहता है। तो ये कूलिंग फैन का काम है। तो उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर पेपर वगैरह भी डाला हुआ है, ताकि ये जो सिलिकॉन स्टील की जो ये लेमिनेटेड पत्तियां, ये वाइंडिंग्स के साथ में शॉर्ट ना हो जाए।
तो इस प्रकार से ये प्रॉपर इनका एक शेड्यूल रहता है। और ये हमारा डीसी जनरेटर के अंदर ये पार्ट हमारे सारे कंप्लीट हो गए। कम्यूटेटर ये रहा, पतली पतली बिल्कुल पत्तियों से बना हुआ है, आप देख लीजिए एक बार, पतली पतली पत्तियों से बना हुआ है। और हर पत्ती के बीच में गैप है जिसमें माइका भरा हुआ है। और जितनी यहाँ वाइंडिंग्स हैं, ये वाइंडिंग जितनी भी वाइंडिंग है उतने ही कम्यूटेटर के अंदर पत्तियां हैं। तो आप गिन सकते हो जितनी पत्तियां हैं उतने ही वाइंडिंग्स इसके अंदर की हुई है। क्योंकि यहाँ अब मैं आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं कि ये जो आर्मेचर है साथियों, ये जो आर्मेचर है ये बिल्कुल यहां रखा गया था, यहां रखा गया था। और ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारे डीसी जनरेटर के पोल्स हैं। ये देख पा रहे हो कितने पोल हैं इसके अंदर, क्योंकि छोटी मशीन है तो 2 ही पोल होते हैं। कई बार ऐसा कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ जाता है कि छोटी डीसी मशीन में कितने पोल होते हैं। छोटी में तो 2 पोल होते हैं, बड़ी के अंदर 8 भी हो सकते हैं और 8 से ज्यादा भी होते हैं। लेकिन 8 से ज्यादा मशीन काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो लगभग 8 मशीन वाली काफी बड़ी मशीन बन जाती है। तो ये हमारे पोल्स हैं और ये भी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बने हैं और लेमिनेटेड करके बनाए। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, शायद आपको ये दिखें, तो आप इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल पतली पतली पत्तियों से बने हैं ये भी, क्योंकि इनके अंदर एडी करंट लॉस हमें कम करना है। और ये देखो जो आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये हमारे ये तो हमारे पोल शू आ गए। ये हमारे पोल शू है, जूते क्या करते हैं, पोल शू है। पोल शू का काम क्या होता है ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता चुका हूं। ये हमारे पोल है जिनके अंदर वाइंडिंग की गई है, और वाइंडिंग को बाहर नहीं जाने देगा पोल, और प्लस में विस्तृत फैला भी देगा, जिससे हमारा आर्मेचर अच्छे ढंग से चुंबकीय फ्लक्स को काट पाए। तो ये पोल शू है। पोल शू के मैंने काम बता दिए आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही। और ये हमारा जो देख पा रहे हो आप, वाइंडिंग्स की हुई है, ये हमारा है फील्ड पोल। ये शंट जनरेटर है तो इसके अंदर शंट वाइंडिंग की हुई है। आगे सीखेंगे हम इसी लेसन के अंदर कि जो शंट वाइंडिंग है वो पतले तार और अधिक टर्न वाली होती है, उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। और इसके अंदर यहाँ आउटपुट में आप देखोगे तो 2 सिरे मिले हैं हमें, आप देख पा रहे हो आउटपुट में हमें इसके अंदर 2 सिरे मिले हैं जो कि फील्ड के हैं। फील्ड में वाइंडिंग की प्रॉपर पोल से होती हुई आई, दूसरे पोल में आ गई। एक पोल में करंट की डायरेक्शन और दूसरे पोल में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत होगी, तभी तो एक पोल N बनेगा, दूसरा पोल S बनेगा। तो और इसके ये जो 2 सिरे हैं इनको अपने डीसी सप्लाई देनी है। जैसे ही इनको डीसी सप्लाई दी जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा इसके चारों ओर, और उसके बीच में रखा जाएगा हमारा, इसके बीच में हमारा क्या रखा जाएगा साथियों, आर्मेचर रखा जाएगा। इसके बीच के अंदर यहाँ ये आर्मेचर आ जाता है। अब आर्मेचर को हमें किसी विधि द्वारा घुमाना है। जैसे ही आर्मेचर घूमेगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स का वो छेदन करेगा और अपनी वाइंडिंग्स में एसी ईएमएफ पैदा करेगा। इसके आगे लगा है कम्यूटेटर, ये देखोगे आप तो ये कम्यूटेटर लगा है जो कि डीसी बना देता है, और उस डीसी को अब हमें बाहर लेना है। तो बाहर लेने के लिए साथियों मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसको बाहर लेने के लिए हमें इसके अंदर रोकर प्लेट्स होती हैं जो कि मैंने यहां रखी हुई है। तो साथियों आप देखो ये है रोकर आर्म या रोकर प्लेट, जिसके अंदर ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये ब्रश होल्डर होता है, ये रहा ब्रश होल्डर, और प्रॉपर इसके अंदर ये स्प्रिंग है जिसका प्रेशर बना हुआ इस पे, और यहाँ से अपने इसको ब्रश को खींचकर बाहर भी निकाल सकते हैं चेंज करना हो तो में। और ये बताया था मैंने आपको पिगटेल्स हैं लोड को बाहर अपने आउटपुट देने के लिए, ये पिगटेल्स हैं, 2 पिगटेल्स हैं, 2 कार्बन ब्रश है। ये रोकर आर्म है जिसको हम चेंज घुमाकर, पोर्सलिन की ये बनी हुई है, और इसको घुमाकर हम ब्रश की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो रोकर प्लेट है साथियों ये कहाँ लगती है, ये लगेगी हमारी यहाँ कम्यूटेटर के ऊपर। अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर इसका ऐसे कनेक्शन रहता है, ये देखिए इस प्रकार से होता है इसका कनेक्शन।
तो अब ये तो घूमने वाला है, आर्मेचर तो घूमने वाला है, ब्रश नहीं घूमने वाले, ब्रश इसके साथ साथ बिल्कुल फिक्स रहने वाले हैं। और ब्रश क्या है, एक टाइम में एक पत्ती को भी स्पर्श करते हैं, एक ब्रश एक टाइम में एक पत्ती को भी स्पर्श करता है, दोनों को शॉर्ट भी करवा देता है और दूसरी पत्ती पर भी जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, आगे इफेक्ट भी पड़ने वाले हैं कम्यूटेशन कि जो ये ब्रश है ये कभी एक नंबर पत्ती पे होता है तो कभी दोनों को, दो पत्तियों को शॉर्ट भी करवा देता है, क्योंकि थोड़ा चौड़ाई इसकी ज्यादा है, पत्तियों की मोटाई तो बहुत कम है। तो एक पत्ती पे होगा, कभी कभी दूसरी पत्ती पे होगा, तो कभी दोनों के बीच में भी होगा। तो क्या होता है, इन पत्ती से जो जुड़ी हुई वाइंडिंग्स हैं, आगे सीखेंगे हम कम्यूटेशन इफेक्ट, कि जब एक पत्ती पे होता है तो उससे ये करंट लेके लोड को दे रहा होता है, और जैसे ही ये दूसरी पत्ती पर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से जो इसकी जो उस पत्ती से पर्टिकुलर उस पत्ती से जो वाइंडिंग जुड़ी होगी उसमें एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा, एक स्थिर विद्युत प्रकार का ईएमएफ बन जाएगा ट्रांसफॉर्मर की तरह। तो ये कम्यूटेशन प्रभाव होता है, और इसको खत्म करने के लिए हम इंटरपोल्स वगैरह भी लगाते हैं। वो सारा कुछ आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा मैं अच्छे ढंग से, लेकिन आप इसका विजुअल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। ये हमारी रोकर प्लेट है जो नहीं घूमने वाली, ये आर्मेचर घूमने वाला है और ये बिल्कुल फिक्स रहने वाली है। तो साथियों इस प्रकार से आपने देख लिया, और कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बात है नहीं। और सभी जो डीसी जनरेटर होते हैं सबके अंदर ही ऐसा सिस्टम होता है। कंपाउंड जनरेटर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो ये फील्ड पोल है इनमें जो मैंने आपको बताया दो सिरे बाहर आ रहे हैं, इस दो की जगह फिर चार सिरे बाहर आएंगे, दो सीरीज वाइंडिंग के आएंगे, दो शंट वाइंडिंग के आएंगे। अब वो कंपाउंड जनरेटर भी दो प्रकार का बना सकते हैं, लॉन्ग शंट भी हो सकता है और शॉर्ट शंट भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग यूज होता है। तो वो कंपाउंड जनरेटर के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी तो मेरे को सिर्फ आपको इतना बताना था कि एक डीसी जनरेटर में कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है, विजुअल आपने देखा, और किस भाग का क्या काम होता है ये मैं पूरा आपको थ्योरेटिकल बता चुका हूं। और इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास नंबर 4 खत्म हो जाती है, और 5 नंबर क्लास हम कल पढ़ेंगे कि राइट हैंड रूल जो फ्लेमिंग ने दिया था वो क्या होता है। और छठी क्लास के अंदर हम सीख जाएंगे कि जो हमारा कम्यूटेटर है इसने एसी को डीसी कैसे बना दिया, ऐसा क्या हो गया कम्यूटेटर में, जबकि कम्यूटेटर में तो तांबे की पतली पतली सेगमेंट्स है, इसने एसी को डीसी कैसे बना दिया, ये हम छठी क्लास के अंदर सीखेंगे। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, जिसके अंदर हमने डीसी जनरेटर के पूरे विजुअल देख लिया है, हर पार्ट को अच्छे ढंग से समझ भी लिया है। तो धन्यवाद।